दलित और आदिवासी संगठनों का आज भारत बंद का आह्वान, कई राजनीतिक दलों का भी मिल रहा है समर्थन। और इधर प्रधानमंत्री 3 दिन की विदेश यात्रा पर रवाना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीर आत्मज मिश्र, आप देख रहे हैं डीबी लाइव ब्रेकिंग और हमारे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। आज की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर है कि भारत बंद का आह्वान किया है कई देश भर के कई दलित संगठनों ने, आदिवासी संगठनों ने और कई राजनीतिक दलों से भी उनको समर्थन मिल रहा है। समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और कई पार्टियों ने, बहुजन समाज पार्टी, इन्होंने इस भारत बंद का समर्थन किया है। भारत बंद इस बात को लेकर किया गया है, आज 21 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का पिछले दिनों आरक्षण को लेकर जो फैसला आया है, क्रीमी लेयर की जो बात कही गई है, उसे लेकर उसके विरोध में इस बंद का आह्वान किया गया है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल जैसे कई संगठनों ने इस बंद को अपना समर्थन दिया है। देश के कई राज्यों में बंद, शांतिपूर्ण तरीके से बंद का आह्वान किया गया है और सुबह 6 बजे से लेकर शाम तक के इस तक बंद, भारत बंद का आह्वान किया गया है। तमाम जो प्रतिष्ठान है, दुकान है, लोगों से अपील की गई है कि आज न निकलें। हालांकि सड़कों पर आवाजाही बनी हुई है, लेकिन पहले से ही और जो राजनीतिक दलों ने समर्थन दिया है उनका भी ये कहना है कि इसको शांतिपूर्ण तरीके से, उनके कार्यकर्ता भी इसमें शामिल होंगे। खासतौर पर बहुजन समाज पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को पार्टी के झंडे के साथ शामिल होने को कहा है और शांतिपूर्ण तरीके से भारत बंद में शामिल होने की बात कही गई है। और जिन राजनीतिक दलों ने खासतौर पर समर्थन दिया है उनमें बहुजन समाज पार्टी के अलावा राष्ट्रीय जनता दल और अखिलेश यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी भी शामिल है। तो बंद का आह्वान इसलिए किया गया है, पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने जो SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर बात कही थी, उस पर, उसके विरोध में ये कहा जा रहा है कि आरक्षण के साथ खिलवाड़ है और इस पर बहुजन समाज पार्टी का कहना है कि सरकार इसमें संविधान संशोधन लाए और आरक्षण की जो व्यवस्था पहले से चली आ रही है उसको बहाल करे, उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ न की जाए। अमलेंदु जी, इसमें बंद को लेकर और क्या बातें कही गई हैं, क्या इनकी मांग है? क्या केवल SC/ST के आरक्षण को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है उसी का विरोध है या फिर और भी चीजें हैं? चूंकि संविधान को लेकर पिछले काफी समय से बातें हो रही हैं कि संविधान में बदलाव की कोशिशें हो रही हैं सरकार की तरफ से, या फिर ऐसी आशंकाएं लगातार जताई जा रही हैं। इन सारे मसलों पर ये भी चीजें इसमें शामिल हैं जो SC/ST संगठनों ने, देश भर के जो दलित और आदिवासी संगठन है उनका आह्वान है, और क्या चीजें इस बंद में शामिल हैं जिनके विरोध में ये किया जा रहा है? देखिए समीर जी, अभी तो जो इस बंद का आह्वान किया गया है उसमें जो तमाम दलित संगठन हैं और आदिवासी संगठन हैं और कई राजनीतिक दलों ने उनको समर्थन भी अपना दिया है। उन्होंने मुख्य रूप से ये जो किया है इसका बंद का आह्वान, वो जो सुप्रीम कोर्ट का 7 जजों की बेंच का फैसला आया 6 के बहुमत के साथ में, उसके विरोध में किया। असल में ये जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, जो इसका विरोध कर रहे हैं उनका कहना ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो संविधान की मूल भावना है आरक्षण को लेकर, उसके खिलाफ है। क्योंकि संविधान में जो दलितों को आरक्षण की व्यवस्था है वो आर्थिक आधार पर नहीं है, वो जो उनके साथ सदियों से शोषण होता आया है उस शोषण को दूर करने के लिए, और उसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो अस्पृश्यता है कि अस्पृश्यता को आधार मान करके किया। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर किसी अस्पृश्य समझे जाने वाले जाति के व्यक्ति के पास करोड़ों रुपया आ जाए तो वो जो है वो स्वीकार्य हो जाएगा उस समाज में जो उसको अस्पृश्य मानता है। तो यानी सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि बहुमत के साथ फैसला आया, केवल एक जज जो है वेला एम त्रिवेदी, उनका उस पर डिसेंट नोट है, लेकिन बाकी सब ने उसका समर्थन किया उस फैसले का। तो लेकिन ये सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या इस तरीके से अस्पृश्यता समाप्त हो जाएगी? मूल भावना जो है जिसके लिए दिया गया था आरक्षण, वो उसका ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला उल्लंघन करता है, ये आरोप हैं जिन्होंने इस आह्वान किया है इस बंद का। बंद का आह्वान और राजनीतिक दलों का भी क्या कहना है हम देखते हैं। बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, जिन्होंने इसको समर्थन दिया है, लेकिन मुख्य रूप से इसमें यही है कि जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है मूल रूप से वो बहाल रखी जाए, उसमें किसी तरह के क्रीमी लेयर का प्रावधान न किया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने भी ये स्पष्ट किया कि वो पुरानी व्यवस्था बहाल रखेगी। अखिलेश यादव ने क्या ट्वीट किया है आप देख सकते हैं कि आरक्षण की रक्षा के लिए जन आंदोलन एक सकारात्मक प्रयास है, ये शोषित वंचित के बीच चेतना का नया संचार करेगा और आरक्षण से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ के खिलाफ जनशक्ति का एक कवच साबित होगा।
शांतिपूर्ण आंदोलन लोकतांत्रिक अधिकार होता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने पहले ही आगाह किया था कि संविधान तभी कारगर साबित होगा जब उसको लागू करने वालों की मंशा सही होगी। सत्तासीन सरकारें ही जब धोखाधड़ी, घपलों, घोटालों से संविधान और संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के साथ खिलवाड़ करेंगी तो जनता को सड़कों पर उतरना ही होगा। जन आंदोलन बेलगाम सरकार पर लगाम लगाते हैं, ये कहकर इस तरह से अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने अपना समर्थन इस आंदोलन को, इस भारत बंद को दिया है। और इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी ने भी भारत बंद को अपना समर्थन दिया है और राष्ट्रीय जनता दल ने भी अपना समर्थन दिया है। आप ये विजुअल्स देख सकते हैं कि किस तरह से नीले झंडे के साथ बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और तमाम जो दलित आदिवासी संगठन हैं, जगह जगह पर वो अपना एक शांतिपूर्ण विरोध जता रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं। और इसे लेकर कई जगहों पर, कई राज्यों में, दिल्ली समेत तमाम राज्यों में सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। कई जगहों पर निषेधाज्ञा लगाई गई है, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, कई अन्य जगहों पर भी, और सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। जगह जगह ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन सुबह 6 बजे से ही जारी है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, तमाम जगहों पर, देश भर के तमाम इलाकों में इस तरह के प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। वहाँ से विजुअल्स आ रहे हैं जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन तमाम आदिवासी और दलित संगठन इसको लेकर आयोजित कर रहे हैं। और अभी अमलेंदु जी, एक और महत्वपूर्ण बात है कि अभी पिछले दिनों 17 अगस्त को जिस तरह से एक लेटरल एंट्री का 45 पदों का विज्ञापन निकाला गया, हालांकि बहुत विरोध के बाद सरकार ने उसको 2 दिन के भीतर ही वापस ले लिया, उसे लेकर ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनसे ये आशंका जाहिर हो रही है कि निश्चित तौर पर आरक्षण को लेकर सरकार कुछ न कुछ ऐसा कर रही है कि इसको ख़त्म किया जाए, कमज़ोर किया जाए, कम किया जाए, या जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है वो उसके ज़रिए तमाम सेवाओं में और शैक्षणिक संस्थाओं में आने ना पाएँ। ये आशंकाएं जताई जा रही हैं और उन आशंकाओं को सरकार के इस तरह के कुछ कार्यों से, जो उसकी कार्यशैली है, उससे उनको बल भी मिल रहा है। देखिए समीर जी, असल में आरक्षण पे कहिए या संविधान पे कहिए, हमले चौतरफा हो रहे हैं जी। और ये सरकार कोई ना कोई, एक तरीके से कहा जाए, जो मतलब विपक्ष का आरोप है कि ये सरकार कुछ ना कुछ रास्ता संविधान पे हमले का निकाल लेती है, चाहे वो जुडिशियल एक्टिविज़म है उसके ज़रिए निकालती हो, चाहे कॉरपोरेट एक्टिविज़म हो उसके ज़रिए निकालती हो, सिविल सोसाइटी का एक्टिविज़म हो उसके ज़रिए निकालती हो, और राजनीतिक दलों की चीज़ें जो होती हैं वो तो होती हैं। तो आरोप ये है कि ये सरकार कोई भी मौका ऐसा हाथ से जाने देना नहीं चाहती जिससे आरक्षण पर, संविधान पर चोट ना हो, तो यानी हर उस अवसर का ये प्रयोग करना चाहती है। लेटरल एंट्री का जो मामला था वो भी संविधान की जो मूल भावना है उसके ऊपर प्रहार का मामला था, और जब राहुल गांधी इसको लेकर के आगे बढ़े और उन्होंने इस पर सवाल उठाए, उसके बाद अखिलेश यादव ने तो साफ साफ आंदोलन की चेतावनी दे दी कि इस पर आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो संविधान की मूल भावना है उसके खिलाफ है। उसके बाद जाकर सरकार विवश हुई कि ये मामला बढ़ जाएगा, और फिर उसके सहयोगियों ने, खासतौर से जो जनता दल यू के महासचिव हैं केसी त्यागी, उन्होंने जब कहा कि ये सरकार ये तो खुद मौका मुहैया करा रही है कि राहुल गांधी दलितों पिछड़ों के चैंपियन बन जाएं। हाँ, उन्होंने एक अलग तरीके से विरोध किया, अलग तरीके से विरोध किया। तो उसके बाद सरकार को समझ में आया कि ये मामला बिगड़ सकता है, तो फिर उस सरकार उस पर बैक हुई। हालांकि बहुत चालाकी के साथ उस पर बैक हुई है, और उसमें भी अभी ये वापस उसको ला सकते हैं, दूसरे तरीके से लेकर आ सकते हैं, क्योंकि जो चिट्ठी है जितेंद्र सिंह की, जो पीएमओ में मंत्री हैं, वो साफ तौर पे जाहिर करती है कि ये फिर आएगा, लेकिन वो थोड़ा रूप बदलकर उसको ला सकते हैं, यानी कि संविधान पे खतरे जो है वो टले नहीं। और यही बात समीर जी कल मल्लिकार्जुन खड़गे मुंबई में कह रहे थे कि संविधान बचाने की लड़ाई अभी जारी है। भारतीय जनता पार्टी 303 से अगर 240 पे आ गई है तो संविधान पे खतरे कम नहीं हो गए हैं, बने हुए हैं 240 पे भारतीय जनता पार्टी के रहने के बावजूद। तो संविधान पे खतरे किस तरीके से बने हुए हैं, हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे की हम बात सुनवाएंगे कि उन्होंने क्या क्या बातें कही उसमें, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे भी जो जिस तरह इशारा कर रहे हैं, इधर ये भारत बंद जो आज का हो रहा है, ये भी जिस मांग को लेकर के हो रहा है, यानी बहुआयामी स्तर पर यह समझा जा सकता है समीर जी कि संविधान के ऊपर खतरे हैं। संविधान की मूल भावना दलितों, वंचितों को जो न्याय दिलाने की है, अल्पसंख्यकों को न्याय दिलाने की है,
तमाम समाज के वर्गों को न्याय दिलाने की है, और जो समाज का आखिरी पायदान पे खड़ा व्यक्ति है उसके पास तक सरकार पहुंचे और उसके पास तक विकास की किरण पहुंचे, ये जो मूल भावना है इसके ऊपर लगातार प्रहार हो रहे हैं सरकारी नीतियों से भी। और अब एक तरह से कहा जाए कि जिस तरीके से मुकदमे पहुंच रहे हैं अदालतों में, उनके जरिए भी जो फैसले आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं इस तरफ जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो 303 से 240 पर आने के बावजूद सरकार की कार्यशैली में बदलाव नहीं आया है, वो उस तरह की कोशिशें जारी है। लेटरल एंट्री के जरिए जो विज्ञापन निकालने का मामला है वो भी उसी तरह से है, और इसीलिए सबसे ज्यादा आशंका है कि सरकार अल्पमत में भले ही है लेकिन वो अपना जो उसकी जो कार्यशैली है, एक तरह से कह सकते हैं कि जो उसका एजेंडा है उसको लागू करने पर आमादा है। ये अलग बात है कि जब सहयोगी दल भी उसके विरोध में उतर रहे हैं तो उसको अपने फैसले वापस लेने पड़ रहे हैं, अपने फैसलों से पीछे होना पड़ रहा है। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर, उसको आपको सुनवाते हैं। संविधान बचाने का मुद्दा अभी भी हमारे सबसे प्रमुख मुद्दा है। आप बोलेंगे हो गया इलेक्शन, अब आगे क्या होगा? अरे भाई, संविधान बचाने के लिए सांसद ही नहीं, एमएलएस और राज्य में राज्य सरकारों की भी जरूरत होती है। ये जरूरी इसलिए राज्यसभा में भी राज्यों से सांसद चुनकर जाते हैं। संविधान संशोधन में राज्यों की भी भूमिका होती है। हमारे पास राज्य होंगे या राज्यसभा में बहुमत होगा तो संविधान की जो बदलाव की बात कोई नहीं करेगा और आंख उठा के कोई नहीं देखेगा। अगर हम राज्यों में हमारी सरकार नहीं होगी, हमारे एमएलएज नहीं होंगे, तो राज्यसभा में चुन के कहां से आएंगे? अगर राज्यसभा में चुन के नहीं आएंगे, आप मोदी के अमेंडमेंट्स को कैसे रोकेंगे? जो अच्छे अमेंडमेंट है हम देश के लिए वो स्वागत करेंगे, लेकिन जो गलत काम कर रहे हैं, जो एससी, एसटी, माइनॉरिटी सबको तोड़ने का, उनको अलग करने का काम कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने लैटरल एंट्री बोल के निकाल दिया, यानी मनमाने जिसको चाहे उसको बनाओ। उन्होंने ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाए, वो बनाने की कोशिश की इसके पहले भी। लेकिन आज मैं सुना कि जो लैटरल एंट्री की जो लोगों को लेने का था वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। ये विड्रॉ इसलिए हुआ कि आप मजबूत है, इसीलिए विड्रॉ हुआ। अगर आप उसको मेजॉरिटी देते तो नेचुरली वो बराबर बगैर रिजर्वेशन से, बगैर किसी को पूछे सब आरएसएस के लोगों को वहां भर के देते थे। और आरएसएस के लोग एक जगह आए तो वो ऐसे हैं कि अपने ही लोगों को भरते हैं, दूसरे आइडियोलॉजी नहीं चाहते। वो लोग दूसरे लोगों को मदद करना नहीं जानते, सिर्फ अपना ही देखते हैं। इसीलिए आज सभी लोग सतर्क रहना चाहिए। जितना इंपॉर्टेंट एमपी इलेक्शन होता है उतना ही इंपॉर्टेंट एमएलए इलेक्शन होता है, राज्य का भी इलेक्शन होता है, और उसी से राज्यसभा में आपकी नुमाइंदगिरी होती है। उसके बाद में फिर राज्यों में जब वो कानून आता है वो भी 50% से ज्यादा लोग उसको सपोर्ट करना पड़ता है। तो इसीलिए आपको याद रखना पड़ेगा कि वोट डालते वक्त, राज्यों में भी वोट डालते वक्त, किस पार्टी को हम आगे लाना चाहिए और किस पार्टी इस देश की हिफाजत करती है, उधर हमको देखने की जरूरत है। और आरक्षण, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों, मजदूरों और इनकी तो बदहाली उन्होंने की है, उधर देखते भी नहीं उन्होंने।
तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे जिस तरह से कह रहे थे संविधान बचाने की जिम्मेदारी लोगों पर है, आरक्षण बचाने की, और लेटरल एंट्री की जिसकी बात अभी हम लोग कर रहे थे उसका जो उदाहरण दिया गया, और ये इस तरह के जो काम हैं इनसे ये आशंकाएं और ज्यादा मजबूत हो रही हैं कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है, जो आरोप लग रहे हैं और जिसके खिलाफ आज का भारत बंद का आह्वान किया गया है दलितों और आदिवासी संगठनों की ओर से, और तमाम राजनीतिक दलों ने भी इसका समर्थन किया है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बिहार की राष्ट्रीय जनता दल हो, या फिर बहुजन समाज पार्टी हो। साहब, इन तरह के तमाम राजनीतिक दलों ने अपना समर्थन भारत बंद को दिया है कि शांतिपूर्ण तरीके से इनके अपने कार्यकर्ता भी उसमें शामिल होंगे। बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने क्या कहा है भारत बंद को समर्थन देने के संदर्भ में, उसको देखते हैं। बीएसपी नेता मायावती लिखती है कि बीएसपी का भारत बंद को समर्थन क्योंकि भाजपा व कांग्रेस आदि पार्टियों के आरक्षण विरोधी षड्यंत्र एवं इसे निष्प्रभावी बनाकर अंततः खत्म करने की मिली भगत के कारण 1 अगस्त 2024 को एससी एसटी के उपवर्गीकरण व इनमें क्रीमी लेयर संबंधी माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध इनमें रोष व आक्रोश। इसको लेकर इन वर्गों के लोगों द्वारा आज भारत बंद के तहत सरकार को ज्ञापन देकर संविधान संशोधन के जरिए आरक्षण में हुए बदलाव को खत्म करने आदि की मांग जबरदस्त, जिसे बिना किसी हिंसा के अनुशासित व शांतिपूर्ण तरीके से किए जाने की अपील। एससी एसटी के साथ ही ओबीसी समाज को भी आरक्षण का मिला संवैधानिक हक, इन वर्गों के सच्चे मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनवरत संघर्ष का परिणाम है, जिसकी अनिवार्यता व संवेदनशीलता को भाजपा, कांग्रेस व अन्य पार्टियां समझकर इसके साथ भी कोई खिलवाड़ न करें। तो कुल मिलाकर ये आरोप यही है कि आरक्षण के खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है और उसको निष्प्रभावी बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। ये बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती का आरोप है, और इसी वजह से आज के भारत बंद को उन्होंने समर्थन देने की अपील की है। और ये मामला इसको जयपुर में भी भारत बंद का असर, ये आप विजुअल्स देख सकते हैं कि किस तरह से नीले झंडों के साथ ये तमाम जगहों पर प्रदर्शन हो रहा है। देश के तमाम इलाकों में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में और महाराष्ट्र में कई जगहों पर, सवाई माधोपुर में स्कूल कॉलेज बंद है, राजस्थान के सवाई माधोपुर में, झारखंड के गिरिडीह में भारत बंद का व्यापक असर है। ये जगह जगह से जो खबरें, जो इनपुट्स आ रहे हैं, न्यूज रूम के हमारे जो साथी हमको ये पहुंचा रहे हैं, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर किस तरह से भारत बंद का असर दिखाई पड़ रहा है। बिहार के पटना और आरा में ट्रेनें रोकी गई भारत बंद के इसका जो आह्वान किया गया है उसके तहत। झारखंड के गिरिडीह में चक्का जाम किया गया है, यानी वहां पर जो सड़कें हैं, रास्ते हैं, रोका गया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी भारत बंद का असर दिखाई पड़ रहा है। जहानाबाद में भारत बंद पर सड़कों पर उतरे समर्थक। तो ये इस तरह से जगह जगह से भारत बंद की तमाम जो उसका प्रभाव है उसकी खबरें आ रही हैं, और ये एक ऐसा अब मुद्दा है जो सरकार को लगातार परेशान किए हुए है, घेरे हुए है। लेकिन इस तरह के तमाम जो फैसले हैं वो सरकार उन पर आगे बढ़ रही है, बावजूद उसके कि उसको लगातार पीछे हटना पड़ रहा है। अमलेंदु जी, ये इसका सरकार अगर ये जानते हुए भी कि उसको पीछे हटना पड़ेगा, पिछले दिनों हम देखें कि 1 महीने के भीतर ये 3 घटनाएं हो चुकी हैं, 3 मौके आए जब उसको यू टर्न लेना पड़ा, तो क्या जानबूझ करके वो ये कर रही है और इस यू टर्न के जरिए भी वो अपने लोगों में सिंपैथी लेने की कोशिश कर रही है? उसको सिंपैथी मिल पाएगी या फिर ये उसकी मजबूरी है, उसकी विवशता है? देखिए समीर जी, विवशता तो है ही, लेकिन उसका वो विवशता में भी उसका आपदा में अवसर लेना चाहती है, जो कि उनकी है। चूंकि खून में व्यापार है तो वो व्यापारी की दृष्टि से ही सब कुछ सोचती है ये सरकार, एक तरीके से देखा जाए तो। इसमें भी वो एक तरीके से देखा जाए तो आपदा में अवसर खोजने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। हालांकि जब ये फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, तमाम राजनीतिक दलों की इस पर तुरंत प्रतिक्रियाएं आ गई थी। कांग्रेस की आ गई थी, मल्लिकार्जुन खड़गे की आ गई थी, अखिलेश यादव की इस पर प्रतिक्रिया आ गई थी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, और जब विपक्ष की इस पर प्रतिक्रियाएं आ गई और दलित संगठनों की इस पर प्रतिक्रियाएं ज़बरदस्त तरीके से आईं, उसके बाद अचानक फिर कैबिनेट की बैठक बुला करके और फिर अश्विनी वैष्णव जो थे वो आए और उन्होंने रात में घोषणा कर दी कि सरकार इस पर मतलब इसका पालन नहीं करेगी, लागू नहीं करेगी। ठीक है, सरकार इसका पालन नहीं करेगी, ठीक,
लेकिन अगर सरकार पालन नहीं करेगी तो सुप्रीम कोर्ट तो फिर नोटिस भेज देगा कि आपने अवमानना की सुप्रीम कोर्ट के आदेश की। तो जब तक कि इसको संसद में लाकर कानून के जरिए इसको निरस्त नहीं किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश को, तब तक सरकार इसको लागू नहीं करेगी, इसका कोई मतलब नहीं है। तो जो मांग की जा रही है दलित संगठनों की तरफ से वो यही की जा रही है कि सरकार संसद का सत्र बुलाकर इस पे जिस तरीके से उसने और कानून निष्प्रभावी किए सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश थे उनको, उसी तरीके से इसको भी निष्प्रभावी किया जाए। ये एक महत्वपूर्ण मांग दलित संगठनों की तरफ से की जा रही है। अब मायावती जी भी उसमें गंगा में हाथ धोने का प्रयास कर रही हैं। मायावती जी ने इस पे क्या किया, सवाल ये, तो अब सवाल ये भी उठ रहा है कि जब ये मुकदमा चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, उस समय सरकार क्या कर रही थी? चूंकि ये बांटा जाएगा और दलितों में जो है वो महादलित निकाले जाएंगे और ओबीसी में जो है क्रीमी लेयर होगा उनको भी बांटा जाएगा, ये तो इनका बाकायदा एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का। जो रोहिणी कमीशन बनाया गया, वो रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट्स क्या हैं? और चर्चा तो ये हो रही थी कि रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट्स ये सरकार लागू करने वाली है। लोकसभा चुनाव से पहले ही चर्चा हो रही थी कि उसको लागू कर देगी ताकि ये डिवीजन जो है वो किया जा सके। तो ये एक तरीके से चूंकि भारतीय जनता पार्टी की जो असली नीयत है वो लोगों के सामने है, तो ये बचाव का रास्ता भी ढूंढ रही है सरकार इस मामले पे, और इसमें कुछ उसको आगे ना बढ़ना पड़े और कहीं से बैक होने का कोई सेफ रास्ता जो है वो मिल जाए, ये सरकार इसमें ढूंढने की कोशिश कर रही है। तो जो दलित संगठन आज प्रदर्शन कर रहे हैं, भारत बंद है उनका जो है जिन मांगों को लेकर के, ये सरकार से भी है और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके खिलाफ तो है ही, लेकिन सरकार से ये है कि संसद का सत्र बुला करके इसको निष्प्रभावी किया जाए। उस पर कानून बनाने का या उसको निष्प्रभावी करने का ये तो काम सरकार का ही है और वो इसको करे। ये दबाव बनाने के लिए भारत बंद का ये आह्वान किया गया है। आह्वान तो तमाम दलित देश भर के बहुत सारे दलित और आदिवासी संगठन हैं, उन्होंने मिलकर इसका आह्वान किया है, लेकिन कई राजनीतिक दलों का भी समर्थन इस बंद को हासिल है। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, बहुजन समाज पार्टी हो, इन दलों ने अपना समर्थन दिया है। लेकिन एक बात और भी है कि सरकार के साथ में जो कई दल हैं, जैसे जो जीतन राम मांझी बिहार के हैं, उन्होंने इसे विपक्ष का बंद कहा है, और जबकि वो खुद भी अमलेंदु जी उसी अति दलित महादलित जिसको कहते हैं बिहार में, उसी समुदाय से आते हैं और उसके नेता हैं जीतन राम मांझी, इस समय सरकार को समर्थन दे रहे हैं। पार्टी के अपने वो इकलौते सांसद है, कैबिनेट मंत्री है। तो ये तो उनकी राजनीतिक, ये एक अभी की मंत्री बनने की विवशता होगी, राजनीतिक विवशता नहीं, क्योंकि राजनीतिक विवशता अगर होती तो मुझे लगता है कि वो भी इसका समर्थन करते। एक तो ये बात समझनी होगी समीर जी हमारे दर्शकों को भी कि इस बंद का आह्वान ना बीएसपी ने किया है, ना समाजवादी पार्टी ने किया है, ना कांग्रेस ने किया है। ये जो स्वतंत्र दलित संगठन है, आदिवासी संगठन है, उन्होंने इसका संयुक्त रूप से आह्वान किया है। इस बंद को समर्थन दिया है समाजवादी पार्टी ने, आरजेडी ने, वाम दलों ने, कांग्रेस ने और लोगों ने जो उन्होंने इसका समर्थन किया है। जहां तक सवाल यह कि जीतन राम मांझी क्या कह रहे हैं, तो जीतन राम मांझी को किसने रोका था कि वो भी इस बंद को समर्थन ना दें, या भारतीय जनता पार्टी को किसने रोका था कि वो भी इस बंद को समर्थन ना दे? आप जो कह रहे हैं कि विपक्ष का बंद है, ये ठीक है, विपक्ष का बंद है, तो आपने इसका समर्थन क्यों नहीं किया? हालांकि जीतन राम मांझी ये भी कह रहे हैं कि वो जो मांग है इन दलित संगठनों की उसके साथ में है, लेकिन इसको बता रहे हैं कि वो विपक्ष का बंद है। तो आप किस तरीके से साथ में, जब मांग सही है आप बता रहे हैं, तो उस मांग के साथ में आप खड़े हुई, आप ये मत देखिए ना किसने किया है भाई। अगर भारतीय जनता पार्टी ही मान लीजिए इस बंद का समर्थन, इस बंद का आह्वान करती और विपक्ष अगर इसका समर्थन देता तो भारतीय जनता पार्टी वापस ले लेती कि नहीं हम मांग से पलट रहे चूंकि विपक्ष ने इसका समर्थन कर दिया। तो अगर इस मांग का विपक्ष ने समर्थन कर रहा है, समर्थन दे रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन दे देगी तो विपक्ष का विरोध थोड़ी करेगा, तो भारतीय जनता पार्टी भी समर्थन दे। तो भारतीय जनता पार्टी इससे पीछे क्यों हट रही है? तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना है या जीतन राम मांझी को सोचना है जो कहने की विपक्ष का बंद है। तो ये अब राजनीति है, जाहिर सी बात है कि चूंकि फैसला राजनीतिक है एक तरह है, हालांकि जुडिशियल फैसला है, न्यायिक फैसला है, लेकिन उसका प्रभाव तो राजनीतिक है ना। तो जब राजनीतिक फैसला है तो उस पर राजनीतिक चर्चाएं भी होंगी, राजनीतिक प्रदर्शन भी होंगे, राजनीतिक बयानबाजियां भी होंगी और राजनीतिक हित भी लोग देखेंगे, तमाम दल देखेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को भी किसने रोका कि वो इस बंद का समर्थन ना करे? सवाल तो ये बनता है। बिल्कुल सवाल बनता है और भारतीय जनता पार्टी पर भी सवाल बनता है, उसके सहयोगी दलों पर भी बनता है। और चूंकि ये बंद किसी राजनीतिक दल ने इसका आह्वान नहीं किया है, तमाम संगठनों ने किया है, दलित संगठन, आदिवासी संगठन देश भर के हैं, उनकी ओर से ये बंद आयोजित किया गया है और बंद का आयोजन किया जा रहा है, जगह जगह पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है। यह अलग बात है कि जिन राजनीतिक दलों ने वो ही
इन मांगों के समर्थन में है, जो बंद का आह्वान करने वालों की मांगे हैं, उन्होंने इसको अपना समर्थन दिया है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, आरजेडी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। तो ये और देश भर में किस तरह से जो बंद का आह्वान किया गया है और बंद कैसे आयोजित किया गया है, उनका क्या प्रभाव हो रहा है, उनके कुछ विजुअल्स हम लोग देखेंगे, किस तरह से देश भर के अलग अलग इलाकों में ये बंद दिखाई पड़ रहा है। वहां पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन इसका जो दलित आदिवासी संगठन है उनकी ओर से किया गया है, और उनके साथ जो राजनीतिक दलों के लोग भी हैं वो भी अपना समर्थन दे रहे हैं और समर्थन में उनके साथ प्रदर्शन में और मार्च में भी शामिल हो रहे हैं। देखेंगे हम लोग अलग अलग जगहों के कुछ विजुअल्स को, लेकिन आपको एक बार फिर बता दें कि आज जो भारत बंद का आह्वान किया गया है देश भर के तमाम दलित आदिवासी संगठनों की ओर से, ये सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के विरोध में किया गया है जिसमें कहा गया है कि जो SC ST का जो आरक्षण है उसको सब कैटेगराइज किया जाए, उसमें और श्रेणियां उप श्रेणियां बनाई जाए, ताकि जिनको उसमें जिन वर्गों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल सका है ठीक ढंग से अब तक, उन्हें भी उसका लाभ मिल सके। तो ये देख सकते हैं किस तरह से जो बंद आयोजित किया है लोगों ने, नीले झंडे और नीली टोपियों के साथ और नीले कपड़ों के साथ वो इसमें देश भर में बंद का आयोजन हो रहा है। ये उसकी कुछ विजुअल्स हैं, कुछ आवाज़ें हैं, कुछ लोग वहाँ जो बोल रहे हैं और उसका असर दिखाई पड़ रहा है। कई जगहों पर दुकानें बंद हैं, सड़कें जाम हैं, कुछ जगहों पर ट्रेनें रोकने की भी घटनाएं हुई हैं। तो इस तरह से जो बंद का आह्वान किया गया है कि आज की सारी जो व्यावसायिक और अन्य गतिविधियां हैं उसको रोकने की अपील भी इन संगठनों ने की थी कि मार्केट बंद रहे। इसका हम लोग विजुअल्स देख भी सकते हैं कि किस तरह से दुकानों को बंद रखा गया है। और ये देश भर के दलित और आदिवासी संगठनों की ओर से ये अपील की गई है। देश के तमाम इलाकों में इसको बंद को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से ये हिंसक ना होने पाए। और चूंकि पहले ही जो आयोजक हैं उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन, शांतिपूर्ण मार्च की अपील की है, जिन राजनीतिक दलों ने अपना समर्थन दिया है उन्होंने भी इसे शांतिपूर्ण तरीके से चलाए जाने को कहा है। तो इस तरह से ये इनकी मांग है कि आरक्षण में किसी तरह का खिलवाड़ न किया जाए, किसी तरह का उसमें संशोधन न किया जाए, और ताकि जो दलितों को, आदिवासियों को उनका हक संविधान ने दिया हुआ है वो प्रभावित ना हो, वो ना बदला जा सके। पिछले काफी दिनों से इस तरह की बातें, इस तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। चुनाव से पहले भी ये बातें कही जा रही थी कि कभी किसी ने कि संविधान को बदलने की कोशिशें हो रही हैं, ये आरोप लगाए गए। संविधान के साथ छेड़छाड़ की कोशिशें हो रही हैं, जिसका चुनाव के नतीजों पर भी बड़ा प्रभाव पड़ा। भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा दे रही थी वो सिमट कर 240 पर आ गई, उसका नुकसान हुआ। और उसके बाद वो लगातार ये सफाई दे रही है, पहले भी दे रही थी लेकिन उसके बाद भी ये सफाई देती रही कि वो संविधान को बदलने की उसकी कोई मंशा नहीं है और इस तरह की चीजें अफवाह हैं, इन पर ध्यान न दिया जाए। लेकिन जिस तरह के तमाम काम उसके दिखाई पड़े, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान सामने आए, जिम्मेदार नेताओं के बयान सामने आए और उन नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की गई, ये सारी चीजें दिखाती हैं या उन आशंकाओं को और मजबूती देती हैं कि संविधान को बदलने, आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करने की मंशा जरूर है। और यही आरोप ये संगठन भी लगा रहे हैं, राजनीतिक विपक्षी पार्टियां भी लगा रही हैं और सरकार को बार बार उसके बारे में सफाई देनी पड़ रही है। सरकार ऐसे फैसले भी लगातार ले रही है जिससे इन आशंकाओं को मजबूती मिल रही है। उनमें ताजा तरीन उदाहरण लैटरल एंट्री का है, जिसमें बहुत केंद्र सरकार में वरिष्ठ पदों पर यूपीएससी ने, संघ लोक सेवा आयोग ने 45 पदों के लिए एक विज्ञापन निकाला। हालांकि विरोध के बाद उसको वापस लेना पड़ा। तो अमलेंदु जी, ये सारी चीजें, ये लखनऊ की तस्वीरें हैं जहां पर ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के नीचे ये प्रदर्शन हो रहा है। तो देश भर में एक आरक्षण एक हथियार है, लोकतंत्र का आधार है। ये इनके आरोप, इनकी मांग और इन सब के बीच जो सरकार के ये लेटरल एंट्री टाइप के जो फैसले हैं जिसके जरिए ये साफ है, उसमें चूंकि किसी तरह के आरक्षण का प्रावधान नहीं था और इतने बड़े पदों पर, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी लेवल पर, तो सरकार को
उनको नहीं पता था कि ऐसी स्थिति में जब वो आरक्षण के मुद्दे पर, संविधान को बदलने के षड्यंत्र के मुद्दे पर घिरी हुई है, ऐसे फैसलों का विरोध होगा? देखिए समीर जी, असल में ये तो मालूम होगा कि इसका विरोध होगा, ऐसा नहीं है कि ये मालूम ना हो इसका विरोध होगा, लेकिन सोचा ये होगा कि हम इसको मैनेज करके ले जाएंगे। और जो अपनी बैसाखियाँ हैं उन बैसाखियों में हम तोड़फोड़ करके या बैसाखियों को मना के ले जाएंगे और इसको पास करा कर ले जाएंगे। और ये बता देंगे पिछले 10 साल की कार्यशैली पर भरोसा है, पे भरोसा है। और दूसरा ये रहा होगा कि 45 पदों की बात है तो समझा लेंगे भाई 45 लोग तो ही भर्ती किए जाने हैं, कौन सा बड़ा मसला है। लेकिन ये सिर्फ 45 पदों का मसला नहीं है समीर जी। जो क्रीम एक तरीके से होता है प्रशासन का, उन 45 पदों का फैसले लेता है, जो फैसले लागू, हाँ, पॉलिसीज जो तय करता है। और राहुल गांधी लगातार इस बात को कह रहे हैं, मतलब एक तरह से कहा जाए कि जो मध्य प्रदेश और राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव हुए थे उससे पहले से वो कह रहे हैं कि भाई जो 90 सचिव हैं उनमें कितने ओबीसी और कितने एसटी और कितने एससी हैं। तो जो फैसले लेते हैं, बजट पर उन्होंने बताया कि ये जो दिखाई दे रहे हैं इनमें अफसर, इनमें एक भी जो है वो एससी एसटी ओबीसी नहीं है, ये सब उन्होंने जो कहा। तो अब उसको आपने एक तरीके से और पुष्ट कर दिया लेटरल एंट्री ला करके कि उसमें हुआ। अब जो जितेंद्र सिंह ने कल पत्र जारी किया, जो मंत्री हैं उसमें पीएमओ में, कि प्रधानमंत्री जो इसमें बड़े रुष्ट आ रहे, प्रधानमंत्री का रुष्ट है तो यूपीएससी ने जारी कैसे कर दिया? मतलब एक तरीके से पूरे 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 राष्ट्र को मूर्ख समझते हैं। भाई आप कुछ भी हो, आप सब समझदार हैं, मूर्ख हमें नहीं मालूम क्या है, लेकिन आप कम से कम पूरे राष्ट्र को मूर्ख समझने की तो हिमाकत मत कीजिए कि आप समझ रहे हैं कि पूरा राष्ट्र मूर्ख है। प्रधानमंत्री बड़े नाखुश है यूपीएससी के कदम से, तो यूपीएससी ने बिना सरकार की अनुमति के, बिना सरकार की सहमति के पद जारी कर दिए। तो ये जो समझने की, समझाने की कोशिशें हो रही हैं, ये असल में अपने आप में बड़ी हास्यास्पद हैं समीर जी। क्योंकि लोग समझ रहे हैं अच्छे तरीके से कि यूपीएससी, जाहिर सी बात है कि सरकार के निर्देश पे काम करती है। सरकार ने नियुक्ति अभी की है, वो प्रीति सूदन जो उसकी चेयरमैन की अभी नियुक्ति की है, उससे पहले वो थे मनोज सोनी थे, इस्तीफा हुआ। तो जाहिर सी बात है कि ये जो आया मतलब 17 अगस्त को, ये एकदम से तो नहीं आ गया होगा, इसकी तैयारी पहले से चल रही होगी। और हो सकता है कि मनोज सोनी जो इससे पहले यूपीएससी के चेयरमैन रहे हो, उन्होंने इसको जारी करने से मना कर दिया हो, तो उनसे कहा गया हो कि चलो अब जाओ घर, छुट्टी तुम्हारी, बहुत तुमने काम कर लिया मोदी जी के लिए, हम किसी दूसरे से करा लेंगे। और प्रीति सूदन लाई गई हो तो यही शर्त लेकर के लाई गई हो कि आपको ये करना होगा। तो ये भी हो सकता है। अब ये सब संभावनाएं हैं, कयास हैं, आशंकाएं हैं, तो इसमें कुछ दावे के साथ इसको नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये सारी चर्चाएं चल रही हैं सत्ता के गलियारों में और राजनीति के गलियारों में। तो ये जाहिर सी बात है कि इस पर देश को गुमराह करने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है, तो वो ठीक नहीं है। लोग इसको समझ रहे हैं, विपक्ष इसको एक तरीके से कहा जाए वो खुल करके बोल रहा है। बिल्कुल। और लेटरल एंट्री को लेकर राहुल गांधी ने जिस तरह से सवाल उठाए, जो ट्वीट उन्होंने किया, वो अभी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सरकार जिसको जान रही है कि अल्पमत की सरकार वो चला रही है और उसके इन फैसलों का विरोध व्यापक पैमाने पर होना है, लेकिन इन सब के बावजूद वो इस तरह के फैसले लेकर आ रही है, पर उससे वापस लेना पड़ रहा है। ये उसका एक, चाहे वो स्ट्रेटजी हो, चाहे वो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस हो, या उसको लगता हो कि हो सकता है अगर नहीं विरोध होगा तो अपना काम पूरा कर लेगी। सुप्रिया श्रीनेत जो कांग्रेस की नेता हैं, उन्होंने क्या इस पर टिप्पणी की कि जब मोदी सरकार आरक्षण को ताक पर रख के लेटरल एंट्री मतलब सीधी भर्ती करा रही थी, तब नोएडा के चरण चुंबक मीडिया ने उसके कसीदे पढ़ पढ़ के खूब शो किए थे। कल जब विरोध के आगे मजबूर होकर नरेंद्र मोदी को यह आरक्षण विरोधी फैसला वापस लेना पड़ा तो सुई टपक सन्नाटा छा गया। अब वो फैसला आने पर मास्टर स्ट्रोक और फैसला वापस लेने पर मास्टर स्ट्रोक वाला पैतरा भी तो पुराना हो गया ना। न प्रवक्ता कुछ बोलने लायक थे, न चरण चुंबक, बेचारे आदत डाल लो, संविधान और दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के साथ अन्याय वाला हर फैसला ऐसे ही वापस लेना पड़ेगा, तुम लोग गला फाड़ फाड़ के वार रुकवाते रहना। ये उन्होंने उस मीडिया पर टिप्पणी की है जो सरकार के हर फैसले को मास्टर स्ट्रोक बताता है। सरकार कोई फैसला लेती है वो भी मास्टर स्ट्रोक, 24 घंटे 2 दिन के भीतर उस फैसले से यू टर्न ले लेती है, पलट देती है, निरस्त कर देती है, वो भी मास्टर स्ट्रोक। उस पर टिप्पणी के है सुप्रिया श्रीनेत ने। लेकिन राहुल गांधी ने लेटरल एंट्री को लेकर जिस तरह से सवाल उठाया, जैसा अमलेंदु जी ने अभी बताया कि
पहले से भी वो लगातार ये चुनाव के दौरान भी सवाल पूछते रहे कि जितने सचिव, प्रमुख सचिव और विशेष सचिव स्तर के अधिकारी हैं उनमें SC, ST, OBC का आरक्षण कितना है, कितने लोग हैं, इसकी सूची क्या है सरकार के पास। उस समय इसको मजाक में उड़ा दिया गया, इसका मखौल उड़ाया गया, खिल्ली उड़ाई गई। लेकिन अब जब लैटरल एंट्री के जरिए बिना कोई आरक्षण का प्रावधान किए सीधे 45 बड़े अफसरों को नियुक्त करने की तैयारी चल रही थी, तब वो बातें सामने आ गई कि सरकार किस तरह से आरक्षण को सच में ऐसे पदों पर, इस स्तर के पदों पर खत्म करने की या उनको निष्प्रभावी करने की कोशिश कर रही है। तो ये चीजें हैं जिसको लेकर आज का भारत बंद का आयोजन किया गया है, जो देश भर के दलित और आदिवासी संगठनों ने, तमाम आदिवासी संगठनों और दलित संगठनों ने मिलकर इस भारत बंद का आयोजन किया है, जिसको कई राजनीतिक पार्टियां, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, ये और वामपंथी पार्टियां, ये लोग अपना समर्थन दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि सरकार इस बात से ये कहती है कि उसके खिलाफ ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि वो संविधान बदल देगी, आरक्षण खत्म कर देगी, लेकिन खुद उसके ऐसे फैसले बताते हैं कि ये जा उसी दिशा में रही है, कह कुछ भी रही हो। हाँ समीर जी, देखिए जो सरकार के फैसले हैं और सरकार की जो विचारधारा है, दोनों चीज़ें हैं। मतलब जो फैसले हैं वो उसी विचारधारा से प्रेरित होकर हैं और उस विचारधारा पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है, राहुल गांधी सवाल उठाते रहे हैं, अखिलेश यादव सवाल उठाते रहे हैं, तेजस्वी यादव सवाल उठाते रहे हैं, MK स्टालिन उस पर सवाल उठाते रहे हैं। बहुत सारे मसले ऐसे हैं जिन पर वो सवाल उठाते रहे। तो ये सवाल उठाने का मसला तो है ही समीर जी, लेकिन इस बीच जो सुप्रिया श्रीनेत ने जो ट्वीट किया था उसकी आखिरी लाइन जो थी कि भक्तों वॉर रुकवाते रहना पापा, अब जो देखिए वॉर रुकवाते रहना, मोदी जी वॉर रुकवाने जा रहे हैं यूक्रेन। इधर भारत बंद हो रहा है कि सरकार जो है इस पर कार्रवाई करे, संसद का सत्र बुला करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश को निष्प्रभावी करे। सरकार के सिर्फ इस बयान से कि हम इसको लागू नहीं करेंगे काम नहीं चलने वाला है। ऐसे में प्रधानमंत्री वॉर रुकवाने के लिए यूक्रेन चले जा रहे हैं। अब हालांकि वॉर रुकवाने नहीं जा रहे हैं घोषित तौर पे, लेकिन यूक्रेन वॉर रुकवाने नहीं जा रहे हैं अमलेंदु जी। लेकिन ये बातें जब आई थी तो पूरे दावे के साथ आई थी। ये अलग बात है कि जब बात सच्चाई आई और दुनिया भर में बेइज्जती होने लगी इस बात को लेकर, तब विश्व विदेश मंत्रालय को सफाई देनी पड़ी। लेकिन उसके बाद भी ये चीजें, और बीजेपी के बड़े नेता इस तरह की बातें करते रहे। बीजेपी के बड़े नेता इसकी तरह बातें करते हैं। और अभी जब प्रधानमंत्री जब गए थे रशिया और पुतिन से मिले, उसके बाद अमेरिका का आया बयान कि प्रधानमंत्री जो है उनके बहुत अच्छे संबंध है, वहां रुकवा दें। वही तो काउंट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ लोगों को लगता है कि इससे हमारी इमेज बन, हाँ इमेज बन रही। तो यहाँ तो विषुणु बनाया जा रहा है। मतलब अमेरिका का राष्ट्रपति का सचिव जो है वो आपके ऊपर टिप्पणी कर रहा है, टॉन्ट कस रहा है कि आप वॉर रुकवा दें, आपके पुतिन से बड़े अच्छे संबंध है, आप गले मिल रहे हैं। और जहां आप जा रहे हैं यूक्रेन, वहां का राष्ट्रपति जेलेंस्की जो है वो तुरंत आपके ऊपर बहुत सख्त टिप्पणी कर रहा है और उसे बता रहा है कि आप मानवता के हत्यारे के साथ आप गले मिल रहे हैं और आप फिर वहां जा रहे हैं। तो ये मतलब किस तरीके से आप एक साथ सांप और न्योले को एक ही बिल में रखना, जानती है मोदी जी की कला है कि सांप और न्योला एक ही बिल में रख के मोदी जी अपने साथ रख लेते हैं। भाई अब जेलेंस्की भी उसी बिल में है और पुतिन भी उसी बिल में है और मोदी जी गले में अगर दोनों लटके हुए तो ये तो मोदी जी की कला है। कुल मिला के समीर जी बात यह है कि देखिए व्यक्तिगत संबंधों से किसी भी राष्ट्र की कूटनीति और विदेश नीति तय नहीं होती है। आपके जेलेंस्की से या पुतिन से बहुत अच्छे संबंध हो सकते हैं। आप पहली बार कोई भारत का प्रधानमंत्री यूक्रेन की विजिट पे जा रहा होगा, ये भी हो सकता है। लेकिन इससे भारत और यूक्रेन के संबंध क्या होंगे और भारत और रूस के संबंध क्या होंगे ये तय नहीं हो जाएगा, क्योंकि मोदी जी अकेले भारत की विदेश नीति तय करने वाले कोई नहीं है। वो आप गले जाकर के आप किसी के भी पढ़ सकते हैं विदेश में जाकर के कि अब तो कल तो जो आए थे वहाँ के, कहाँ के आए थे, मलेशिया के। अब वो मलेशिया का, वो तो यहाँ तो एक तरीके से कहा जाए कि कट्टरवाद का जो जिसको मोदी जी कहते हैं उसके बड़े समर्थक हैं। और जाकिर नायक बताया था वहीं पनाह मिलती वहीं उसका। तो मोदी जी जब गले मिल रहे थे उससे, क्या इब्राहिम जो भी है मलेशिया का, तो उससे कहते हुए जाकिर नायक को यहाँ भेज दो, आपके तो बड़े अच्छे संबंध है, बहुत सीना खोल के आप उससे मिल रहे थे। इस तरीके के सवाल सोशल मीडिया में खूब हुए कल। लोगों ने पूछा है मोदी से कि भाई इससे मांगा आपने, जाकिर नायक नहीं मांगा। तो ये आप विदेश यात्रा जा रहे हैं, ठीक है भाई विदेश यात्रा है, यानी राहुल गांधी जो हैं वो तो जाएं बदलापुर, राहुल गांधी जाएं मणिपुर और प्रधानमंत्री जाएं पोलैंड और यूक्रेन। तो ये प्राथमिकताएं देखी जा सकती हैं, किसकी प्राथमिकताएं क्या हैं। बिल्कुल, तो ये प्राथमिकताएं साफ तौर पर नजर आ रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब देश के अंदर समस्याएं हैं तो प्रधानमंत्री का दायित्व ये बनता है कि पहले देश की समस्याओं को संबोधित करें। आज इस भारत बंद पे प्रधानमंत्री का कोई एक शब्द का बयान नहीं है कि ये बयान कि ये ठीक है कि नहीं है।
आप आश्वासन दीजिए कि हमारी सरकार इसको करेगी। यानी अश्विनी वैष्णव जब आकर के कैबिनेट का भरोसा बताते हैं, उसके बाद भी प्रधानमंत्री की तरफ से कोई आश्वासन कम से कम मैंने नहीं देखा, किसी और ने। और अगर प्रदर्शन हो रहा है तो ये अपील कर सकते हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें, ये सबका अधिकार है देश के नागरिकों का। वो चाहे चाहे कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे हो, सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हो, या फिर उनकी कोई अपनी मांग हो, किसी चीज को भी लेकर अगर वो प्रदर्शन कर रहे हैं तो ये उनका कानूनी से अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, इसके बारे में कहना चाहिए था। लेकिन सही कह रहे हैं अमलेंदु जी कि इस बारे में किसी तरह की कोई टिप्पणी, कोई ट्वीट प्रधानमंत्री का नहीं आया। विजुअल्स हम लोग लगातार देख रहे हैं किस तरह से भारत बंद पूरे देश भर में उसका असर दिखाई पड़ रहा है, किस तरह से जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से मार्च हो रहे हैं और सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। इस बीच आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड रवाना हुए हैं आज, और उसके बाद उनका यूक्रेन जाने का भी कार्यक्रम है। 1992 में जब से हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, राजनयिक रिश्ते यूक्रेन के साथ शुरू हुए हैं, तब से ये भारत के किसी प्रधानमंत्री की पहली यूक्रेन यात्रा होगी। और इस बीच में ये जो भारत बंद का आह्वान है, जिसे देश भर के तमाम दलित और आदिवासी संगठनों ने इस बंद का आह्वान किया है, सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ की क्रीमी लेयर को देखा जाए और उस तरह से आरक्षण की व्यवस्था को पर एक पुनर्विचार किया जाए, उसे लेकर तमाम संगठनों ने विरोध जताया है और सरकार से उस मामले में एक संविधान संशोधन लाकर उसको कानूनी रूप देने का, जिस तरह से पहले से चला आ रहा है उसी तरह से उसको लागू रखने का, जारी रखने का एक कानून बनाने की बात कही है। उसी की मांग को लेकर यहां प्रदर्शन हो रहे हैं। कई राजनीतिक दलों ने भी इसको अपना समर्थन दिया हुआ है। बहुजन समाज पार्टी का समर्थन है, समाजवादी पार्टी का समर्थन है, राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन है, तमाम वामपंथी संगठनों ने भी इसे समर्थन अपना दिया हुआ है और इस तरह से ये भारत बंद का आह्वान किया गया है। भारत बंद के आह्वान को लेकर जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, और जिस तरह से जो बीएसपी नेता मायावती ने ट्वीट किया कि लगातार ये आशंका उन्होंने अपने ट्वीट में जताई है कि आरक्षण के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश हो रही है, खत्म करने की कोशिश हो रही है, उसको निष्प्रभावी करने की कोशिश हो रही है और उसके खिलाफ ये भारत बंद है जिसका समर्थन उनकी पार्टी दे रही है। और ये तमाम चीजें ऐसी हैं, अभी पिछले दिनों 2 दिन पहले जिस तरह से लेटरल एंट्री का मामला आया कि तमाम जो बड़े सरकार में बड़े पद हैं, संयुक्त सचिव और उप सचिव और डायरेक्टर, निदेशक लेवल के पद, उन पर सीधी भर्ती करने का सरकार पर आरोप लगा। यूपीएससी ने विज्ञापन निकाले 45 पदों के लिए और यह कहा गया कि इसमें किसी तरह से आरक्षण की व्यवस्था नहीं है और इसी तरह से तमाम पदों पर आरक्षण को खत्म करने का प्रयास है, चाहे लेटरल एंट्री के माध्यम से हो, चाहे दूसरे तरह से नियुक्तियों के माध्यम से। नियुक्तियां तो वैसे ही बहुत सारी नहीं हो रही हैं और जहां हो भी रही हैं वहां इस तरह से हो रही हैं। नियुक्तियों को भी अब सेना जैसी जगह पर ठेके पर एक नियुक्तियां निकालनी शुरू कर दी गई हैं अग्निपथ योजना के माध्यम से, जिसको लेकर लगातार विरोध होता रहा है। सरकार को चुनाव में भी उसका नुकसान उठाना पड़ा है, बावजूद इसके उस पर सरकार अभी भी जारी है। तो ये चीजें ऐसी हैं जिस पर ये जिनके विरोध में ये प्रदर्शन, ये आज का बंद का आयोजन किया गया है कि आरक्षण की व्यवस्था जो संविधान ने दी है उसको खत्म करने की कोशिशें हो रही हैं, षड्यंत्र हो रहे हैं और संविधान को इस तरह से उसकी मूल भावना है उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो कई राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिला हुआ है, मायावती का समर्थन है, अखिलेश यादव का समर्थन है, आरजेडी का समर्थन है, वामपंथी संगठनों का समर्थन है और सरकार इन सारे मसलों पर लगातार घिरी हुई है। अभी आपको बताया हमने कि जो लेटरल एंट्री का मामला है, 2 दिन के भीतर यूपीएससी को सरकार ने कहा कि जो कार्मिक मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने कहा कि इसको वापस ले लिया जाए, जो 45 पदों के लिए विज्ञापन निकले थे। और कुछ ही देर के बाद यूपीएससी ने उन 45 पदों का जो विज्ञापन जारी किया था, जिसमें सीधे भर्ती का क्या प्रावधान था, संयुक्त सचिव, विभिन्न विभागों में संयुक्त सचिव, उप सचिव और डायरेक्टर लेवल पर, और ये ऐसे पद हैं जिन पर वो लोग जाते हैं जो आईएएस की सेवा 18, 20 साल, 22 साल की नौकरी करने के बाद जाते हैं और तमाम जो बड़े फैसले होते हैं
वो लेते हैं। राहुल गांधी ने यही ट्वीट किया और ये कहा कि सरकार ऐसे पदों पर, महत्वपूर्ण पदों पर अपने लोगों को लाने की तैयारी कर रही है, आरएसएस से जुड़े लोगों को लाने की तैयारी कर रही है, ताकि वो कॉरपोरेट के हित में फैसला कर सकें और जो सरकार की अपनी विचारधारा है उसको आकार दे सकें, उसके हिसाब से वो फैसले ले सकें। इस तरह के तमाम आरोप लगते भी रहे हैं। एनसीईआरटी की किताबों को अपने तरीके से उसको लिखने के आरोप हों, और भी तमाम आरोप है। तो जाहिर सी बात है कि ये सारे आरोप तो हैं ही, लेकिन एक बड़ा आरोप ये है कि इन पदों के जरिए सरकारी नौकरियों में जो कुछ भी आरक्षण मिला है, नौकरियां तो निकल नहीं रही हैं, लेकिन जो पहले से भी नौकरियां हैं उनमें भी अब आरक्षण को दरकिनार किया जा रहा है, षड्यंत्र करके उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और बिल्कुल समझिए, ये एक लंबा षड्यंत्र है, मतलब छोटा मोटा षड्यंत्र नहीं है। और आपको याद होगा कि जब बिहार का शायद 2015 में चुनाव हुआ ना, उस समय जो उनका वक्तव्य आया था मोहन भागवत जी का, तो वो किस तरीके से था, तो वो उनकी मूल विचारधारा थी। और जिन लोगों ने गुरु गोलवलकर को पढ़ा है, जो आरएसएस के गुरुजी कहे जाते हैं, और जिनकी वैचारिकी मतलब जो हेडगेवार के बाद समझिए, बल्कि हेडगेवार से ज़्यादा पूजनीय समझे जाते हैं आरएसएस की विचारधारा में, क्योंकि बहुत कुछ जो लाइन ऑफ एक्शन है वो आरएसएस का वो उन्होंने तय किया। तो उनको पढ़िए, वो मनुस्मृति के खुले समर्थक हैं। और जब संविधान देश का लागू हुआ था तब इन्होंने देश के संविधान का विरोध किया था और तिरंगे का भी विरोध किया था। ये सारी चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट्री चीज़ें हैं, मतलब ये कोई हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं, जो हम लोगों ने पढ़ा है और जो सब मौजूद है सब चीज़ें अभिलेखागार में, उसके मुताबिक ये सारी चीज़ें। तो ये मूल रूप से असल में दलितों, पिछड़ों और महिलाओं के विरोधी हैं और अल्पसंख्यकों के विरोधी हैं। ये इनकी मूल वैचारिकी है। तो जो भी ये कर रहे हैं, चाहे आरक्षण समाप्त करने का मामला हो, चाहे संविधान पे चोट करने का मामला हो, तो ये कोई ऐसा नहीं है कि भूल में हो रहा है या अकेले मोदी जी कर रहे हैं। ये पूरा भारतीय जनता पार्टी को जहाँ से खाद पानी मिलता है विचार का, यानी आरएसएस से, ये उसकी विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी उस विचारधारा को लागू कर रहे हैं, सिर्फ बात यह है। तो मोदी जी अगर निशाने पे हैं, तो मोदी जी निशाने पे इसलिए हैं क्योंकि लागू करने वाले मोदी जी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। तो मोदी जी की जगह कोई और जी होते, राजनाथ जी होते, योगी जी होते या गडकरी जी होते, वो भी यही करते। यानी कि कुल मिलाकर जो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि संविधान को बचाने की लड़ाई जारी है, खतरा टला नहीं है, समीर जी बात वही है कि मोदी जी चले जाएंगे और कोई जी आ जाएंगे तब भी संविधान पे खतरा रहेगा। सही आप कह रहे हैं। जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तो जो सबसे महत्वपूर्ण काम उनके जो थे संविधान समीक्षा आयोग, और ये क्या था? ये यही था। उसको सब तो निहायत ही अल्पमत में बहुत कम सदस्यों वाली सरकार, और बहुत कम सदस्यों वाली सरकार थी। और अपने उनको तीनों मुद्दे होते, 3 तलाक, 370 और राम मंदिर, सब किनारे रखने पड़े थे सहयोगियों के दबाव में। तब तो बैसाखियां बहुत मजबूत थी, कई बैसाखियां थी। आज तो 2 बैसाखियां हैं और दोनों ढुलमुल बैसाखियां हैं, लेकिन तब तो कई बैसाखियां थी, मजबूत बैसाखियां थी। तो उस समय भी इन्होंने उस प्रयास किया। यानी कि इनकी वैचारिकी यही है समीर जी। ऐसा नहीं है कि मोदी जी आए हैं तो मोदी जी ये कर रहे हैं, नहीं, मोदी जी नहीं कर रहे हैं। ये आरएसएस समर्थित कोई भी सरकार होगी, कोई भी स्वयंसेवक होगा, वो यही करेगा जो मोदी जी कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है। तो कोई भी होगा वो यही करेगा। तो कुल मिलाकर जो मुझको लगता है समीर जी, जो देश के सामने खतरे हैं, जो संविधान को लेकर के चिंताएं हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी है और मजबूत है तो संविधान पे खतरा भी लगातार मजबूत है। इस बात को समझना पड़ेगा। बिल्कुल, इसीलिए चुनाव से पहले भी ये बातें कही गई कि खतरा है संविधान पर, आरक्षण पर, और इन आशंकाओं की वजह से ये जो चीजें थी उससे सरकार को नुकसान भी हुआ। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में, एनडीए को नुकसान हुआ, काफी ज्यादा नुकसान हुआ, और वो 240 सीटों पर सिमट गई। लेकिन उसके बाद भी इन चीजों पर खतरा अभी बना हुआ है, यह कहना है मुख्य विपक्षी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का। मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनेंगे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को, जो उन्होंने कल महाराष्ट्र में एक सभा में उन्होंने जो बात कही है कि आरक्षण और संविधान को खतरा लगातार बना हुआ है। उन्होंने विशेष तौर पर लैटरल एंट्री का नाम लिया, जो 2 दिन पहले सरकार ने, जो यूपीएससी ने उसका विज्ञापन निकाला और फिर सरकार के कहने पर उसको 2 दिन के भीतर वापस लेना पड़ा उस विज्ञापन को। उन्होंने बताया कि ये सारे उदाहरण ऐसे हैं जिनके जरिए संविधान को कमजोर करने और आरक्षण को खत्म करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। सुनते हैं एक बार मल्लिकार्जुन खड़गे को, क्या कहा उन्होंने आरक्षण और संविधान को लेकर। संविधान बचाने का मुद्दा अभी भी हमारे सबसे प्रमुख मुद्दा है। आप बोलेंगे हो गया है इलेक्शन, अब आगे क्या होगा? अरे भाई, संविधान बचाने के लिए सांसद ही नहीं,
एमएलएस और राज्य में राज्य सरकारों की भी जरूरत होती है। ये जरूरी इसलिए राज्यसभा में भी राज्यों से सांसद चुनकर जाते हैं। संविधान संशोधन में राज्यों की भी भूमिका होती है। हमारे पास राज्य होंगे या राज्यसभा में बहुमत होगा तो संविधान की जो बदलाव की बात कोई नहीं करेगा और आंख उठा के कोई नहीं देखेगा। अगर हम राज्यों में हमारी सरकार नहीं होगी, हमारे एमएलएज नहीं होंगे तो राज्यसभा में चुन के कहां से आएंगे? अगर राज्यसभा में चुन के नहीं आएंगे, आप मोदी के अमेंडमेंट्स को कैसे रोकेंगे? जो अच्छा अमेंडमेंट है हम देश के लिए वो स्वागत करेंगे, लेकिन जो गलत काम कर रहे हैं, जो एससी, एसटी, माइनॉरिटी सबको तोड़ने का, उनको अलग करने का काम कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने लैटरल एंट्री बोल के निकाल दिया, यानी मनमाने जिसको चाहे उसको बनाओ। उन्होंने ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाए, वो बनाने की कोशिश की इसके पहले भी। लेकिन आज मैं सुना कि जो लैटरल एंट्री की जो लोगों को लेने का था वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। ये विड्रॉ इसलिए हुआ कि आप मजबूत है, इसीलिए विड्रॉ हुआ। अगर आप उसको मेजॉरिटी देते तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे तौर पर कहा कि आरक्षण को, संविधान को खत्म करने का, बदलने का एक षड्यंत्र चल रहा है। और अमलेंदु जी, जिस तरह से उन्होंने राज्यों का, महाराष्ट्र में बोल रहे थे, महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में चुनाव होने वाले हैं कि विधानसभाओं में भी जब तक विपक्ष नहीं मजबूत होगा, यानी उसकी सरकारें नहीं रहेंगी, तब तक फिर वो ऐसे संशोधनों का वो विरोध नहीं कर पाएंगे। ये साफ तौर पर वो बता रहे हैं कि संविधान में व्यापक पैमाने पर संशोधन करने की तैयारी चल रही है, जिससे वो लोगों को आगाह कर रहे थे। तो भारत बंद का आयोजन भी इसी मकसद से आज किया गया है। तमाम देश भर के दलित और आदिवासी संगठनों ने इस बंद का आह्वान किया है। कई राजनीतिक दलों ने भी अपना समर्थन दिया है। समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने, राष्ट्रीय जनता दल ने, वामपंथी पार्टियों ने, और जगह जगह के हम विजुअल्स देख रहे हैं देश भर में किस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं, शांतिपूर्ण मार्च हो रहे हैं। कई जगहों पर रास्ता रोकने की, रेल रोकने की भी सूचनाएं हैं। तो इस तरह से ये, लेकिन अभी तक किसी ऐसी घटना को, किसी अप्रिय घटना का या जबरदस्ती बंद कराने की कोई सूचना नहीं मिली है। राजस्थान, झारखंड और उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कई जगहों से बंद की खबरें आ रही हैं। जी समीर जी, हम अपनी टीम से कहेंगे अगर कुछ प्रदर्शनकारियों के बयान हो, कुछ बाइट होगा, वो भी सुनवाएं तो मुझे लगता है ज्यादा ठीक रहेगा थोड़ा, कि प्रदर्शनकारी क्या कह रहे हैं, प्रदर्शनकारी क्या कह रहे हैं। नेताओं की बातें हमने सुनी, लेकिन उनका क्या कहना है। चूंकि आपको दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि ये किसी राजनीतिक पार्टी ने इस बंद का आह्वान नहीं किया है, बल्कि ये देश भर के दलित और आदिवासी संगठनों ने इस बंद का आह्वान किया है। राजनीतिक दलों ने, कई राजनीतिक दलों ने अपना समर्थन दिया है और उनके कार्यकर्ता भी इस बंद में शामिल है, प्रदर्शन में शामिल है। आज है दलित और ओबीसी, एससी, एसटी एंड ओबीसी, इसको विभाजित करने का ये फैसला है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश का कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय और जितने भी भारत में हाई कोर्ट्स हैं और भारत सरकार एवं राज्य सरकारें, जो संविधान प्रदत्त आरक्षण दिया गया है एससी, एसटी एंड ओबीसी को, उसको हमेशा पूरा करने के बजाय उसके विरोध में ही हमेशा फैसला देती है। ये कई बार देखा गया, चाहे वो इंदिरा सहनी का केस हो, चाहे यमुनागराज का केस हो, या कोई अन्य केस हो। माननीय सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट्स हैं इस देश में, वो सभी एससी, एसटी जो रिजर्वेशन है पॉलिसी, उसके अगेंस्ट ही हमेशा फैसला देते हैं। और बाद में वो संसद से विधेयक ला करके उनके आदेशों को डाइल्यूट किया जाता है। तो इस देश में जो रिप्रेजेंटेशन है उसको पूरा करने के बजाय कोर्टों का जो ये रवैया है वो बहुत ही निगेटिव है। इस चीज को, इस मानसिकता को बदलना होगा, अन्यथा इस देश में जो बहुजन समाज का हित है
वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। समाजवादी पार्टी भी आज इसको लेकर प्रदर्शन कर रही है। हम किसी पार्टी की बात नहीं करेंगे। हम यहाँ इसलिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं कि हम बहुजन समाज का जो हित है उसके अगेंस्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उसके अगेंस्ट हम यहाँ खड़े हुए हैं। जो है इसे सुप्रीम कोर्ट वापस ले सर इसका। हाँ, सुप्रीम कोर्ट। समाजवादी पार्टी और अन्य दल भी समर्थन कर रहे हैं प्रदर्शन। वो सर जुमले कर रहे हैं, ठीक। वो हमारे समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, वो जुमलेबाजी कर रहे हैं, ठीक। वापस लो, वापस लो। हमारे समाज को छलने का काम किया है, इन्हें बहुजन समाज माफ नहीं करेगा। इनको इनकी असली औकात बता के रहेगा। जिस तरीके से इस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से दलितों के पैरों से जमीन खींचने का काम किया है, बहुजन समाज कभी माफ नहीं करेगा। अगर प्रधानमंत्री की मंशा साफ है तो विशेष सत्र को बुला करके हमारे आरक्षण को नवी सूची में शामिल करके, ताकि आने वाले समय में कोई भी पार्टी हमारे आरक्षण ये उतरे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम लोग बहुत इज्जत कदर करते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बार बार अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में छेड़छाड़, उनका वर्गीकरण, दलितों को बांटने का जो फैसला दिया, इससे पूरे देश के दलित में नाराजगी। इसलिए हम लोग भारत बंद, हम लोग मांग करते हैं केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो SC/ST वर्गीकरण का है, क्रीमी लेयर का है, उसको जल्द अध्यादेश ला करके कानून बना के केंद्र सरकार बंद करे। आर्टिकल 341 के तहत किसी भी स्टेट को ये पावर नहीं है कि दलितों की सूची में बंटवारा करे, आरक्षण का बंदरबाट करे। इसके बावजूद भी बीजेपी सरकार हरियाणा में कर रही है, पूरा कैबिनेट से पास कर दिया है। इससे पूरे देश के दलित, हम चाहते हैं कि आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाला जाए और निजी क्षेत्र न्यायपालिका में आरक्षण दे। हम लोगों को यह मांग है पूरे देश में जाति जनगणना कराए। अगर सरकार दलितों की बात नहीं मांगती है तो हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, मगर आरक्षण से कोई समझौता हम लोग करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार ने तो इस पे बात नहीं किया। तो ये देश के तमाम जगहों से, लखनऊ से और जगहों से ये तस्वीरें थीं, ये आवाज़ें थीं। लोगों का ये इनकी मांग है कि आरक्षण में किसी भी तरह का वर्गीकरण, विभाजन स्वीकार्य नहीं होगा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला क्यों न हो। सरकार उस पर कानून बनाए और इसको 9वीं अनुसूची में डाले, ताकि इस पर फिर किसी तरह से कोई इसको कोर्ट में न ले जाया जा सके, कहीं उसको चुनौती न दी जा सके। तो ये पूरा मामला है जिसको लेकर आज विरोध, ये भारत बंद का आह्वान किया गया है। देश भर के तमाम दलित और आदिवासी संगठनों ने इसका आह्वान किया है। कई जगहों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन की सुबह 6 बजे से ही बंद का आयोजन किया गया है। कई जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, बिहार और कई राजनीतिक दलों ने भी इसको अपना समर्थन दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने समर्थन दिया है, समाजवादी पार्टी ने, राष्ट्रीय जनता दल ने, वामपंथी पार्टियों ने समर्थन अपना दिया हुआ है। और ये जो बंद है ये सुप्रीम कोर्ट के जो वर्गीकरण का, SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण की जो बात कही थी उसके विरोध में है। और इनकी मांग है कि सरकार संसद का सत्र बनाकर, कानून बनाकर इस तरह का जो आरक्षण पहले से चला आ रहा है उसको जारी रखे, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव न करे, ये इनकी मांग है। तो भारत बंद को लेकर जिस तरह से ये देश भर में प्रदर्शन आज हो रहा है, भारत बंद का आह्वान किया गया है देश भर के तमाम दलित और आदिवासी संगठनों की ओर से, उस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। हमारे नियमित कार्यक्रम भी आप देखना न भूलें। और अब इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति दीजिए मुझे, समीर आत्मज।